गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वीबीटी सीएफटी के बारे में जानकारी ली थी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन में किस तरह से उनकी स्टेबिलिटी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कैसे उन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड से रिएक्शन करने के बाद उनका जो एसोसिएशन होता है, ठीक है, उनका जो एकत्रीकरण होगा, लिगैंड से बॉन्डिंग होगी, तो उनमें किस टाइप की स्टेबिलिटी होगी, उससे इसका मतलब लिया जाता है। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम पर मेटल एटम और जो लिगैंड है वो आपस में रिएक्शन करेंगे और इक्विलिब्रियम पर जो हमारे पास कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा उसके बेस पर हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी को मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद टू डिफरेंट या दो से ज्यादा जो एग्जांपल होंगे उनको डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी किन के बेस पे, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कौन से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे और कौन से कंपाउंड क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। तो एक हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, मेटल एटम और लिगैंड के बीच हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, मेटल एटम प्लस लिगैंड। ठीक है, 4 लिगैंड से अगर हम इसको रिएक्शन कराएं तो ये क्या बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम पर हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये बनेगा Ml4। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगर हम इसका कांस्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे Ks। ठीक है, Ks लिखेंगे तो Ks इक्वल टू क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो हम इसको लिखेंगे Ml4 अपॉन कितने हैं हमारे पास, मेटल एटम 1 है तो मेटल एटम 1 लिखा हमने, इनटू L। लिगैंड कितने हैं, 1 लिगैंड है और टोटल कितने हैं, 4 लिगैंड, तो 4 कहां पर आएगा। तो इस ढंग से हम इसको क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम पे, यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पे जो हमारे पास रिएक्शन है उसको हम कांस्टेंट के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ उसको हम इस ढंग से राइट करते हैं, यानी Ks इक्वल टू Ml4 m बटे क्या हो गया m l की पावर कितनी 4। तो इस ढंग से हम इसको क्या करेंगे, राइट करते हैं। अब ये जो Ks है इसकी इक्विलिब्रियम पे कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है, या किसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेबल होगा। तो एक Ks की वैल्यू के हिसाब से हम ये कहेंगे कि वो दिया गया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो हमारे वन स्टेप कंप्लीट वाला पार्ट देखा। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास इसके साथ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास क्या, हम स्टेप प्रत्येक स्टेप लिखते हैं। तो मेटल एटम प्लस लिगैंड इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे देखेंगे हम, तो रिवर्सल साइन हमने यूज कर दिया, तो बनेगा Ml। ठीक है, मेटल और लिगैंड इससे बॉन्डेड हो गया। अगर यहाँ पर हम K निकालें, K सॉल्यूशन निकालें, तो K सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास Ml मेटल एटम और लिगैंड हो गया अपॉन मेटल एटम और लिगैंड। ठीक है, इसको इस ढंग से राइट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, स्टेप वाइज है तो इसको हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये रिएक्टेंट बन जाएगा, तो Ml प्लस लिगैंड, यानी इसको हमने रिएक्टेंट बनाया, एक लिगैंड इसके साथ और बॉन्डेड किया, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, Ml2। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। तो यहाँ पर K2 निकालेंगे, तो K2 इक्वल टू बन जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं हम, तो प्रोडक्ट हमारे पास Ml2 अपॉन Ml इनटू लिगैंड। ठीक है, ये बॉन्डेड हो गया। ये सेकंड स्टेप का कांस्टेंट हो गया। थर्ड स्टेप अगर हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर रिएक्टेंट बनेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Ml2 प्लस लिगैंड इसके साथ बॉन्डेड किया, रिवर्सल साइन का यूज किया हमने, इज इक्वल टू बनेगा Ml3 बन जाएगा। यहां पर K3 निकालेंगे, तो K3 इक्वल टू क्या बनेगा, Ml3 यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या हमारे पास Ml2 इनटू लिगैंड। ठीक हो गया, यहां पर रिएक्टेंट है तो इसको हमने यहां पर राइट कर लिया। फोर्थ स्टेप भी क्या होगा, ये फिर रिएक्टेंट का पार्ट बन जाएगा, तो Ml3 प्लस लिगैंड। ठीक है, लिगैंड इसके साथ बॉन्डेड किया, तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, Ml4। ठीक है, Ml4 यानी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी में 4 बन जाएगा। और यहां पर K4 निकालेंगे, तो K4 इक्वल बनेगा Ml4 अपॉन Ml3 इनटू L। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, स्टेबिलिटी स्टेप वाइज कांस्टेंट। ठीक हो गया। इसको अगर हम टोटल ओवरऑल निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास B4 के टर्म्स हम इसको ले रहे हैं, बीटा 4, तो हमारे पास बीटा 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 मतलब 4 स्टेप के लिए है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो बनेगा K1 इनटू K2 इनटू K3 इनटू K4, यानी जो सब की वैल्यू है उसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया।
इसको हम ओवरऑल इस रिएक्शन में अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कुछ टर्म्स इसमें कॉमन टर्म्स इसमें कट हो जाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, n प्लस 4 लिगेंड यानी 4 हो जाएंगे, ठीक है। अन्य ये पार्ट इससे कट हो जाएगा, ये पार्ट इससे कट, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो E इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास NL4 प्रोडक्ट अपॉन मेटल एटम और लिगेंड कितने हैं हमारे पास टोटल 4। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये वन स्टेप रिएक्शन हो गई। ये क्या थी, इसकी डिफरेंट स्टेप वाइज स्टेबिलिटी जो रिएक्शन थी उसके बेस पर हमने इसको कांस्टेंट को कैलकुलेट किया। तो ये क्या हुआ, इस ढंग से हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है, प्रत्येक स्टेप पे उसके कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, उसके हिसाब से क्या करते हैं हम यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं और तब जाके ओवरऑल जो रिएक्शन होगी उसके साथ क्या करते हैं तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट था। अब यहाँ पर हम एक कॉपर को एग्जांपल लेके चलते हैं, कॉपर और अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है और कैसे वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, अन्य कंपाउंड से, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं अमोनिया का एक एग्जांपल लेते हैं, किसके साथ, जो हमारे पास NH3 होगा, अमोनिया को हम मेटल एटम कॉपर देते हैं, उससे रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन करने के बाद वहां पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे और स्टेप वाइज जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होगी उसको क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास है Cu2 पॉजिटिव, ये मेटल एटम लिया हमने कॉपर, प्लस लिगेंड कौन सा ले रहे हैं हम NH3, अमाइन को हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर इसके बाद क्या होगा हमारे पास, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा Cu NH3, इसकी पावर कितनी 2 पॉजिटिव, ठीक हो गया। यहां हमारे पास क्या फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगी। यहां पर अगर हम यहां पर K1 निकालें, इसका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में यहां पर K1 की वैल्यू निकालें, कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, कांस्टेंट लिखें तो इसको हम इस ढंग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cu NH3 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव इनटू NH3। ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होगी। सेकंड स्टेप पे कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए अब हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्टेंट का पार्ट बन जाएगा। तो Cu NH3 2 पॉजिटिव प्लस नेक्स्ट एक अमोनिया लिगेंड और लेंगे हम, क्योंकि 4 स्टेप तक इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा Cu NH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu NH3 2 पॉजिटिव प्लस इनटू NH3, ठीक है। ये सेकंड स्टेप की रिएक्शन होगी। इसके लिए अगर हम कांस्टेंट लिखेंगे तो K2 बराबर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन K2 क्या, इसमें प्रोडक्ट ये बन जाएगा, सॉरी एक स्टेप, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसके K2 की वैल्यू लिखेंगे तो K2 इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास Cu NH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव ऑब्लिक क्या बन जाएगा हमारे पास Cu NH3 2 पॉजिटिव इनटू NH3। सेकंड स्टेप कांस्टेंट पे ये वैल्यू होगी। थर्ड स्टेप पे क्या होगा हमारे पास, फिर रिएक्टेंट का पार्ट बन जाएगा। तो Cu NH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव प्लस एक अमोनिया लिगेंड और लिया हमने, तो थर्ड स्टेप पर रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर हमने इसको रिएक्शन को दिखाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें Cu NH3 का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट बन गया। अगर K3 की वैल्यू निकालेंगे तो K3 बराबर बन जाएगा इसमें Cu NH3 का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu NH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव इनटू NH3। ये थर्ड स्टेप की रिएक्शन होगी इसकी। उसके बाद लास्ट स्टेप बनेगा, फोर्थ स्टेप तक इसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो Cu NH3 का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव प्लस NH3, इसके सारे रिएक्शन देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। यहां पर K4 लिखेंगे तो K4 इक्वल टू बन जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट के यहां पर Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu NH3 का होल 4
2 पॉजिटिव, ये 3 आएगा इंटू NH3। ये हमारे पास क्या हुई, पॉसिबल जो 4 स्टेप थे, ठीक है, यानी जो कॉपर है, कॉपर अमोनिया लिगेंड से यानी अमाइन लिगेंड से रिएक्शन करने के बाद इस ढंग से क्या बनता है, रिएक्शन बनेगा। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर K4 इक्वल क्या हो जाएगा, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव ऑब्लिक रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट क्या हमारे पास CuNH3 का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव, CuNH3 का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव इंटू NH3 प्लस NH3 है, तो यहाँ पर NH3 मल्टीप्लाई के साथ जाएगा। तो ये क्या हुआ, K4 हो गया। ये क्या हुआ यहाँ पर K4। अगर इसी रिएक्शन को, ये क्या देखा हमने, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी में देखा, मतलब स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए यूज किया। प्रत्येक स्टेप पे कितने स्टेप पे रिएक्शन हो रही है, 4 स्टेप हो रही है, तो 4 कांस्टेंट K4 तो निकाला। अगर इसी इक्वेशन को अगर हम एक सिंगल स्टेप में दिखाना चाहें तो इसको एक सिंगल स्टेप में भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो हमारे पास सिंगल स्टेप की जो इसकी रिएक्शन होगी उसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। यहां पर हम इसको सिंगल स्टेप पर रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा Cu 2 पॉजिटिव प्लस 4 NH3। इसमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका सिंगल स्टेप पे रिएक्शन होगी। यहां पर देखें तो 1 NH3 2 3 4 स्टेप पे है, तो यहां पर हमने एक ही 4 स्टेप की रिएक्शन को सिंगल स्टेप पे राइट कर दिया। तो Cu 2 पॉजिटिव प्लस 4 NH3 इज इक्वल टू क्या बन गया, Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। इसी के लिए हम K की वैल्यू निकालेंगे, तो K कैसे निकल जाएगा इसके लिए, ठीक है। इसको हम बीटा के टर्म्स में यूज करें, बीटा 4 इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या लिखा हमने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या इसको S KS लिख दो खाली सॉल्यूशन के लिए KS। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट हो गया अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हमारे पास ये है, तो Cu 2 पॉजिटिव NH3 का होल 4, यानी जो यहां पर क्या हुआ, स्टैचोमेट्री लगी है, स्टैचोमेट्री में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लगा हुआ 4, ठीक है, उस 4 को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं पावर में। तो यहां पर क्या होगा, Cu 2 पॉजिटिव NH3 का कितना हो गया, होल 4। तो ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी। यहां पर क्या हमने, ये 1 स्टेप हो गया इसका, ये 2 स्टेप हो गया, ये 1 स्टेप 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, ये 4 स्टेप। तो 4 स्टेप की जो रिएक्शन थी उसको हमने किस में कर दिया, एक सिंगल स्टेप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। वहां पर एक K1 K2 K3 K4 था, तो इसको हमने लास्ट में जो आएगा उसका ये पार्ट ही आएगा, तो यहाँ पर KS सिंपल सॉल्यूशन के लिए लिख दिया, तो ये पार्ट हो गया। अब इसमें हम जो K1 K2 K3 और K4 की जो वैल्यू है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो वैल्यू आती है इस कांस्टेंट की, उसको हम देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल आती है। इसको हम यहां से इरेज कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका बीटा 4 निकालें, तो बीटा 4 इक्वल टू बन जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो हमारे पास क्या होगा, बीटा 4 इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अगर इसको हम लॉग के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉग बीटा 4। क्या बना हमारे पास, लॉग बीटा 4 इक्वल टू क्या बनेगा, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4। यहां पर क्या था, मल्टीप्लिकेशन के साथ था। अब क्या करते हैं, हम इसके लॉग वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, तो लॉग बीटा 4 इक्वल टू क्या बनेगा, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4। तो यहां पर क्या हमारे पास लॉग बीटा 4, ठीक है, ये जो टर्म आया है, तो इनकी जो ओवरऑल जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम थोड़ा राइट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, लॉग K1 की वैल्यू आती है 4, इसकी वैल्यू आती है 3.2, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2.7, और नेक्स्ट जो वैल्यू आती है लॉग 4 की आती है 2। अगर इसको हम टोटल ऐड करें तो आते हैं 11.9। यानी हमारे पास जो क्या हमारे पास डेटा है, ठीक है, यानी लॉग बीटा 4 हो गया, उसकी वैल्यू कितनी आई, कॉपर की अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो लॉग K1 K2 K3 यानी जो अलग अलग स्टेप पर रिएक्शन हुई थी उनकी वैल्यू कितनी आई, 4 3.2 2.4 2.7 प्लस 2, ये लास्ट 4 स्टेप का हो गया। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 11.9। तो यहाँ पर जो लॉग इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 11.9। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसको हम एक ऐसे एक हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कैडमियम का, उस कैडमियम के कॉम्प्लेक्स से इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ये किसके लिए था, NH3 के लिए था। तो एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया CD NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव,
ऐसे जैसे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है, जैसे CuNH3 का होल 4 बनाते हैं इससे पहले कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर क्या लिया हमने CdNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। इसके लिए जो log बीटा 4 आता है, यहाँ पर भी सेम 4 स्टेप पर रिएक्शन होगी, तो log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, तो इन सब की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि दोनों में कंपैरिजन देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं यहां से। इस रिएक्शन के लिए इसको हम दोबारा लिख देते हैं, CdNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए बीटा 4 इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, यानी इस रिएक्शन को भी हम CD प्लस NH3 इक्वल टू CdNH3 2 पॉजिटिव 4 स्टेप पर रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बीटा 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो कैलकुलेटेड डेटा है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका बीटा 4 की जो वैल्यू है वो आई है, बीटा 4 इसके लिए कैलकुलेट हुआ है 2.6 प्लस 2.1 प्लस 1.4 प्लस 0.9, ये इसका टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू है। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है 7.0। कितनी वैल्यू है इसकी, 7.0, यानी CdNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, इसके लिए वैल्यू कितनी है, इतनी। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स क्या है CD, इससे पहले वाला जो था CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, इसके लिए जो बीटा 4 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 11.9। और इसी कॉम्प्लेक्स में CdNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, इसके लिए बीटा 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से जो बीटा है, यानी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, इसके लिए 11.9 है और इसके लिए कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए वैल्यू कितनी है, 11.9, इसके लिए कितना आता है ये, तो ये कंपाउंड क्या होगा, अपने आप में ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपको वहां पर हेल्प करेगा अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है, जैसे हमें एग्जांपल दे दिया CdNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव एंड CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाया हमने, एक क्या लिखा हमने, इसको इरेज करते पहले यहां से। एक हमने क्वेश्चन बनाया CdNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव एंड CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर इसकी वैल्यू, यानी जो बीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल। क्या कहा हमने, इन दोनों में जो कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो जितनी ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उससे क्या करोगे, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वो जो यौगिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर CdNH3 के लिए 7 है और CuNH3 का होल 4 के लिए कितना है, 11.9। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि जो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये इसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है, ये इसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है। एक हम बाइडेंटेड लिगेंड को एग्जांपल लेते हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड के बेस पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं और वैल्यू के बेस पे हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी और कितना उस पर पॉसिबल है। एक हमारे पास रिएक्शन है Ni प्लस 6NH3, Ni प्लस 6NH3 इक्वल टू बनाया हमने NiNH3 का होल 6, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो बनेगा 2 पॉजिटिव के साथ, ठीक हो गया। और दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया हमने Ni प्लस 3En, En का मतलब इथाइलिन डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, इसका En का फुल फॉर्म क्या है, इथेन 1,2 डायमाइन। इसको हम रिएक्शन कराते हैं, तो इसके बाद इसका जो प्रोडक्ट बना, हमने प्रोडक्ट लिखा Ni En का होल थ्राइस, ठीक है। यहां पर क्या बना, 2 पॉजिटिव, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है। तो यहां पर कितने लिए हमने 6 लिगेंड अमोनिया के लिए, यहां पर 3 लिगेंड हमने किसके लिए, En के लिए। En क्या पूरा नाम क्या अपने आप में, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। तो इसका क्या बना, NiEn का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव और इसके साथ कॉम्प्लेक्स क्या बना, NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव। इसका हम कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, इसके बेस पर देखते हैं कि कौन कंपाउंड क्या हो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर जो K की वैल्यू है, K इक्वल टू है 6.1 इंटू 10 की पावर 8 और यहां पर जो K की वैल्यू है वो है 4.6 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। हमारे पास दो डेटा है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले में NiNH3
NH3 का होल 6 इज इक्वल टू ए वाला कॉम्प्लेक्स में आता, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई, जो कांस्टेंट थी, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6.1 × 10⁸, और जो वहीं पर देखें तो Ni प्लस En इसके साथ 3 En लिए थे, तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स बना था, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 4.6 × 10⁸, ये पावर देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब जो द्विदंतुर लिगेंड होता है, बाइडेंटेड जो लिगेंड होता है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है अपने आप में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, इसका मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो बाइडेंटेड लिगेंड वाला ज्यादा होगा, ट्राइडेंटेड वाला को तो और ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्रा वाला होगा और ज्यादा होगा, पेंटा वाला होगा और ज्यादा, हेक्सा वाला क्या होगा उससे भी ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा आएगी, वो कंपाउंड क्या होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि NiNH3 का होल 6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एक हमारे पास, एक ये कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स उठाए इसने, ठीक है, आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पर यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या बनते हैं अपने आप में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, ज्यादा है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम। तो इन वैल्यू को, डेटा को हम कंपेयर करते हैं, तो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कंपाउंड क्या होगा उनमें से तुलनात्मक यानी कंपैरेटिवली क्या होगा उससे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो इन डेटास की बेस पर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे हमें 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए कोई भी, ठीक है, तो उसमें हमें चेक करना होता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, और प्लस जो लिगेंड है, वो लिगेंड भी क्या करेंगे, उसको अफेक्ट करते हैं कि कौन सा लिगेंड के साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कौन सा लिगेंड के साथ कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये क्या था, हमारे पास कुछ डेटास था, जिस डेटास के बेस पर हमने यह कहा कि जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम उसकी तुलना में स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक कंपाउंड है। क्वाड्रेटिक कंपाउंड में हमने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेस पर हमने देखा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड क्या है उसकी तुलना में थोड़ा सा कम स्टेबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट होता है, एसोसिएशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होगा, तो उसको क्या करता है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनका उसका इनवर्स जो होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास 1 स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेता है, कॉपर का एग्जांपल लिया था, जैसे CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, इसका जो K की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 11.9 वैल्यू आएगा। तो इसका अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/11.9, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम यहां पर प्लेस कर देंगे, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम निकालने का तरीका, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर यहां पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये क्या है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 स्टेबिलिटी कांस्टेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।